देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या होने वाला है। इसमें हमें निकालना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब वो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो 1 अप्रैल का ये तो पूरा ईयर आ जाएगा, डेज में देना है क्योंकि डेट्स ऐसे दे रखे हैं ना, तो डेज में कंसिडर करना वुड भी बेटर। उसके बाद इश्यू ऑफ मतलब ऐसे बीच बीच में डेट दे रखी है तो हम मंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इट इज़ सो ऑब्वियस कि हमें डेज में कैलकुलेशन करनी होगी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया तो ये 15 भी इंक्लूड होगा। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इसमें 8 भी इंक्लूड होगा। तो ऐसे करके मतलब 8 नवंबर से लेके लास्ट 31 मार्च तक, और ऐसे 25 से लेके 22 से लेके आगे तक, एंड 31 मार्च, ऐसे करके हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। करेक्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है आउटस्टैंडिंग शेयर इतना है बाय नॉर्मल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बट एज पर द वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट वन नीड टू फाइंड आउट फॉर हाउ मेनी डेज each type of shares was actually held during the year. The shares which were there on 1 April 2001 were held by the whole year. Therefore, weighted average number of such a share will be given by the formula number of shares, number of days the shares were held during the year, but the shares which were issued was held for these days. Therefore, इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करते हुए weighted average number of shares निकालना ईजी है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है। 1 जनवरी में हमारे पास इतने शेयर्स है, 28 फरवरी पे इतने हैं। बोनस फैक्टर है, इसमें क्या है, एडजस्टमेंट है, बोनस फैक्टर का बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर हमें लगाना है। और 30 नवंबर को इतने शेयर्स है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, और दिसंबर एंड इज़ द फाइनेंशियल ईयर एंड इस पे हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास 10 लाख है, तो 10 लाख इज़ फॉर द होल ईयर, फिर 2 लाख इज़ फॉर दी 10 मंथ्स, उसके बाद बोनस हो जाता है। अब बोनस का क्या है, 1/3, बोनस का 1/3 है, तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होगा, 1/3 + 1 विल बी 4/3। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेके कंप्यूट कर लेंगे। तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 4/3। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग वाले शेयर्स थे वो तो 12 महीने के लिए थे, तो उस पर 4/3 हो जाएगा। बट जो हमारे 28 फरवरी वाले शेयर्स थे वो तो ऑलरेडी 9 महीने के लिए ही थे, नहीं वो तो ऑलरेडी 10 महीने के लिए ही थे, तो बोनस भी उस पर 10 महीने से आएगा। तो वैसे तो ये डायरेक्टली कर रखा है शॉर्टकट, बट अगर हम इसे लॉन्ग कट में करें तो जो ये बोनस वाले शेयर्स है फॉर 2 लाख वो सिर्फ 10 महीने के लिए हैं, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास बोनस के बाद वाले शेयर्स तो फुली है, उसमें तो कोई बोनस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो इस पर ये तो नॉर्मल तरीके से कंप्यूट होकर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ईजी है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है। 31 मार्च 2002 को इशू किया जा रहा है कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसमें कितना है, 10 करोड़ शेयर्स है इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 ईच। फिर उसके बाद 5 लाख शेयर्स है, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, जो कि नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। तो इक्विटी में तो कन्वर्ट होंगे ही नहीं, बिकॉज ये क्या है, दीज आर दी नॉन रिडीमेबल, क्योंकि रिडीम भी नहीं हो रहे हैं और कन्वर्टेबल तो है ही नहीं। तब पर इस पर क्या होगा, क्यूमुलेटिव है ना, यानी कि डिविडेंड तो डिडक्ट होगा, आपके प्रॉफिट में से डिविडेंड डिडक्ट होगा, उसके बाद वी कहते दी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स ऑफ 1 ईच। उसके बाद कंपनी इशू करिए 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर फुली पेड बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व इन अ प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो ये हो गए बोनस शेयर्स। एंड ये कब है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003, यानी कि नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अभी करंट ईयर क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2002, और ये कब आएगा, अक्टूबर 2002 में, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद है। और फिर सेकंड ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सेकंड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट सेकंड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, दोनों में से क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड रिडक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रॉफिट। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स तो फर्स्ट वाले केस में तो हमारे पास होंगे 10 करोड़ इसमें, और सेकेंड वाले केस में कितना होगा, 10 करोड़ और बोनस, यानी कि 10 करोड़, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेयर्स 40 लाख हो जाएगा। और सेकंड वाले केस में हमारे पास, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएगा 40 लाख, और सेकंड वाले केस में भी हो जाएगा 40 लाख। उसके बाद हमारे पास इसमें तो बोनस आ जाएगा सेकंड ईयर वाले में, और हम पहले एक बार ओरिजिनली कंप्यूट कर लेंगे, और उसके बाद वापस हम बोनस का इफ़ेक्ट देंगे ओरिजिनल में, जो फर्स्ट ईयर है उसमें रीस्टेट करके बोनस का इफ़ेक्ट देंगे, और अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा। देखिए इसमें क्या होने वाला है कि इसमें वी हैव ये आ जाएगा प्रॉफिट, देन प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट कर देंगे,
एंड हमारे पास एक बार तो ओरिजिनल बेसिक ईपीएस आ जाएगा और फिर इसके बाद हम बोनस का इफेक्ट लेंगे, रीस्टेट करके इतना आएगा। करेक्ट। देखिए इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। करेक्ट। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, कंपनी पी जो है उसके पास ऑर्डिनरी शेयर्स है और इक्विटी क्लासिफाई प्रेफरेंस शेयर्स है इन इशू। एंड जो रिकन्सिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर, हमारे पास सबसे पहले बैलेंस है और ट्रेजरी इतना बायबैक, तो टोटल नेट हमारे पास 25 लाख शेयर्स है। उसके बाद बोनस फैक्टर है 5%। अब अल्टीमेटली हमारे पास बोनस कितना होगा 1/25 का, पर उससे मतलब नहीं है हमें बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर डालना है जो भी शेयर्स उससे पहले एग्जिस्ट करते हैं बोनस से पहले। तो 5% है तो हम क्या करेंगे 1 + 5/100, तो 1.05 का डायरेक्टली यहाँ पे इफेक्ट दे देंगे। उसके बाद बोनस शेयर्स के बाद वाले से मतलब नहीं, पहले जो है उन पे इफेक्ट देना है, बाद में जैसे चल रहा है वैसे ही, जैसे कि रीपरचेज ऑफ शेयर्स फॉर कैश, ये नेगेटिव में दिखाना है जितने मंथ्स के लिए 11 मंथ्स के लिए, और बचा हुआ नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितना है 4 लाख, तो जितने भी मंथ्स के लिए। उसके बाद कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है और 15 फरवरी को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो यहाँ से प्रॉफिट में से डिविडेंड डिडक्ट हो जाएगा जितना भी बन रहा है। ये प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 5 लाख × 10। उसके बाद डिविडेंड्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस और एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना 30%। तो हमारे पास तब मम्मी उसके बाद 30% तो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, तो मतलब जो हमारा नेट जितना प्रेफरेंस डिविडेंड है उसमें से डीडीटी डिडक्ट करके बचा हुआ प्रॉफिट में से लेस करना है। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर एंड बेसिक ईपीएस और ये सब कंप्यूट करना है। नेट प्रॉफिट हमें पता ही है, ये सारा पता है, प्रॉफिट इतना है, डीडीटी प्रेफरेंस डिविडेंड में से डीडीटी डिडक्ट कर दिया तो नेट प्रेफरेंस डिविडेंड इतना पे करना पड़ेगा, और ये बोनस एडजस्टमेंट का इफेक्ट इस पे डाल दिया है। बाकी बायबैक और नॉर्मली जैसा कंप्यूट करते हैं इतना आया, तो डिवाइड इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारा कहाँ कंप्यूट किया था, ये 1.60 करके हमारा बेसिक ईपीएस आ गया। तो दिस विल कम एज दिस। करेक्ट। इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें दी है एंड हमें अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है। हमारे पास शेयर्स है 10 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास राइट इशू है, राइट इशू 1:5 है, यानी कि 10/5 कितना हो गया 2 लाख हो गया। पहले थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस निकालनी है, तो थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं हम, जितना वैल्यू है नॉर्मल मल्टीप्लाई जो फेयर वैल्यू है और जो जितना राइट प्राइस में मिल रहा है, तो ऐसे करके हमें थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस मिल गई। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा जो कि कितना होगा मार्केट प्राइस, यानी कि जो कि 1 है इस केस में, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे, तो देखें वेटेड एवरेज हम क्या बोलते हैं कि जैसे हम बोनस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देते हैं कि बोनस शेयर्स इशू करने से पहले जो शेयर्स है उस पर इफेक्ट आएगा, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर भी राइट इशू शेयर्स इशू करने से जो पहले वाले शेयर्स हैं, यानी कि सिर्फ 3 महीने ही राइट एडजस्टमेंट का फैक्टर लगेगा, क्योंकि बाकी फिर बाद में तो क्या हुआ कि वो शेयर्स इशू हो गए, मतलब इस दिन, तो इससे पहले यानी कि 3 महीने तक का हम राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कंसिडर कर देंगे। और बचे हुए जो शेयर्स है जो कि 12 लाख, वो नॉर्मल शेयर्स की तरह ट्रीट होके हमारे पास आ जाएंगे एज इतने नंबर ऑफ शेयर्स 1154,246 की तरह। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या गिवन है, हमें राइट एडजस्टमेंट फैक्टर्स का ट्रीटमेंट है। देखिए 31 मार्च 2001 को क्या हो रहा है कि जो इशू शेयर कैपिटल है कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 1.8 मिलियन, इनके 18 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है 10 ईच, एंड जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2001 एंड 2002 अमाउंटेड टू दिस एंड दिस। तो हमारे पास 2001 का प्रॉफिट ये है, 2002 का प्रॉफिट ये है। 31 मार्च 2002 को द कंपनी मेड ए राइट इशू 1:4 on a 1-for-4 basis at 30 and the market price of share immediately before the right issue was this। तो इसमें हमें राइट एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। देखो नॉर्मली तो हमें पहले तो एक बार एक थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस निकाल देते, तो 18 लाख इतने राइट शेयर्स का होगा और टोटल मिला के इतने नंबर शेयर्स होंगे, तो थ्योरेटिकल एक्सराइट प्राइस ये हो जाएगा।
राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कितना होगा 60/54। अब आता है हमारे बेसिक EPS। बेसिक EPS पर हमें क्या कंप्यूट करना है, ये प्रॉफिट है 6,30,000 और बेसिक EPS तो डिवाइड बाई 18 लाख निकल जाएगा। अब हमें रीस्टेटेड निकालना है, तो रीस्टेटमेंट में प्रॉफिट तो यही है और जो राइट शेयर्स है वो तो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो इस ईयर के लिए तो पूरे साल का हमें फैक्टर लगा देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ये है। अब नेक्स्ट ईयर में जो राइट शेयर्स है वो ईयर स्टार्ट होने के 3 महीने बाद आ रहा है, तो ईयर स्टार्ट होने से पहले और राइट शेयर्स में तो 3 महीने का ही गैप है, तो जो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा वो सिर्फ 3 महीने का ही लगेगा फॉर द 3 मंथ शेयर्स। तो ये 3/12 मल्टीप्लाई जो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर है 60/54 प्लस जो बैलेंस शेयर्स है, तो बैलेंस मतलब अब तो हमारे पास आफ्टर राइट शेयर्स कितने हैं 18 लाख प्लस 4,50,000, तो 22,50,000 एंड दिस इज़ फॉर 9 मंथ पीरियड। तो ऐसे करके हमारे पास बेसिक EPS आ गया 0.40। देखो इससे ही करना है हमें, इस तरीके से हमने कंप्यूटेशन की तो 0.35 और 0.315 और ऐसे करके हमारे पास ये आ गया। तो वी गेट फ्रॉम दिस लाइक करेक्ट। तो ऐसे हमारे पास देखिए इस पर्टिकुलर में क्या होगा, बेसिक EPS ये सारा है, हमें दे रखा है राइट शेयर्स बिफोर राइट इशू दे रखा है, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, डेट ऑफ राइट इशू से मतलब है लास्ट डेट एक्सरसाइज, इसको तो काट दो कुछ मतलब नहीं है ऐसे, और मार्केट प्राइस कितना है नॉर्मल में इतना है एंड रिपोर्टिंग डेट इतनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंगली, ये हमारे पास प्रॉफिट है, डेट ऑफ राइट इशू है, मार्केट प्राइस है, राइट प्राइस है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकलेगी इससे जो कि ये आ जाएगी। अब राइट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा, जो भी आपकी मार्केट प्राइस है डिवाइड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, तो राइट एडजस्टमेंट फैक्टर ये आ जाएगा। अब पहले तो बेसिक निकालना है, एक तो राइट शेयर कब इशू हो रहा है, ये हो रहा है 1 जनवरी 2001 और कैलेंडर ईयर चल रहा है, यानी कि इस ईयर में तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी फुल ईयर में जितना राइट शेयर्स आएगा। इससे पहले वाले में एक बार तो बेसिक EPS निकाल लो और फिर दूसरी बार क्योंकि जो राइट शेयर्स है वो इससे पूरे साल में लग रहा है, तो पूरे साल में यानी कि 12/12, तो ऐसे करके हमारे पास रीस्टेटेड प्राइस आ गई। और बचे जो नेक्स्ट 2 ईयर्स है 1500 और 1800, अब इसमें क्या है 500 और 1/6, तो ऐसे करके 600 और 600 आ गया, तो ऐसा हमारा 2.5 और 3 करेक्ट। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट है और नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह सब दिए हैं। तो फर्स्ट वाले केस में एक्चुअली मैंने क्या बोला था इससे पहले कि हमें इस डेट से मतलब नहीं हमें इस डेट से मतलब है लास्ट डेट टू एक्सरसाइज, बिकॉज जब नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, कैलेंडर ईयर चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है कि जनवरी और फरवरी, मार्च में तो ये हो गया, तो 2 महीने का राइट एडजस्टमेंट फैक्टर सेकेंड ईयर में भी देना है। तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, पहले मैंने थोड़ा सा अलग से ट्रीट कर लिया था, ये 500 है, ये 2 मंथ के लिए, तो मैं यहाँ राइट एडजस्टमेंट फैक्टर लगा दूँगी और फिर रिमेनिंग ईयर्स में हमारे पास 600 शेयर्स होंगे पर 10/12, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 डिवाइड बाय 591.6, तो ऐसे करके 2.53 आ जाएगा करेक्ट। तो इस ऐसे करके हमारे पास आएगा द डेटा। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें दिया है कि एंटिटी के पास 2 क्लास ऑफ शेयर्स है, एक है प्रेफरेंस शेयर्स, एक है ऑर्डिनरी शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन्हें क्या मिलता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है बिफोर डिविडेंड आर पेड ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स, और फिर ऑर्डिनरी शेयर्स आर देन पेड इन विच, सबसे पहले जो प्रॉफिट है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड हट जाता है, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स, फिर उसके बाद तो ऑर्डिनरी शेयर्स को पे किया जाता है इन विच द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट पार्टिसिपेट, जिसमें से प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलेगा। ईच प्रेफरेंस शेयर देन पार्टिसिपेट इन एडिशनल, मतलब फिर एक बार प्रेफरेंस मिल गया फिक्स, फिर ऑर्डिनरी का भी मिल गया, उसके बाद वो फर्दर पार्टिसिपेट करते हैं इन एडिशनल ऑर्डिनरी डिविडेंड अबाउ एट अ रेट ऑफ 50% ऑफ एनी एडिशनल डिविडेंड पेएबल एट, मतलब ऑर्डिनरी को जो 2 मिलता है ना, उसके बाद जो एडिशनल है उस पर 50% प्रेफरेंस वाले भी राइट रखते हैं जितना भी ऑर्डिनरी को मिलेगा 2 के बाद। द एंटिटी प्रॉफिट फॉर द ईयर, टोटल प्रॉफिट है 1 लाख, डिविडेंड जो है हमारे पास 2 पर शेयर्स है डिक्लाइन ऑन द ऑर्डिनरी शेयर्स। तो सबसे पहले क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट है उसमें से फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद बचा हुआ 2 पर हमें ऑर्डिनरी को डिविडेंड देना है। अब ये सारा जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है इसका
कुछ पोर्शन तो जाएगा ऑर्डिनरी को, और जितना भी इनको मिलेगा उसका 50% इसको मिलने वाला है प्रेफरेंस वाले को। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाता है कि ऑर्डिनरी को कितना मिलेगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड का 4.4, तो उसका आधा यानी कि 50% किसको मिलेगा प्रेफरेंस को। तो ऐसे मिला के हमारे पास टोटल हो जाता है, एंड टोटल वी हैव 1 लाख प्रॉफिट। करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है टू द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें भी प्रॉफिट दे रखा है ऑर्डिनरी शेयर का। पहले प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स डिविडेंड दे रखा है, फिर ऑर्डिनरी का डिविडेंड दे रखा है, फिर एडिशनल जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जितना ऑर्डिनरी का होगा उसका 50% प्रेफरेंस का हो जाएगा, और हमें पर शेयर डिविडेंड पर शेयर निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड करके। ऐसे देखिए आ गया, ईजी है, ईजी पीजी। देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या दिया है, एंटिटी के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर्स ऑफ डिवेंचर है, 25,000 4% डिवेंचर जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है 1। तो ऐसे करके हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इस पे डिवेंचर पे कितना आता है 1,000। अब डिवेंचर कन्वर्ट हो जाते हैं अगर ऑर्डिनरी शेयर्स पर, तो हमारा पोटेंशियल डाइल्यूटेड EPS कितना हो जाएगा। तो आज की डेट में हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 64,000। और अगर हमारे डिवेंचर भी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि 1,000 और उस पर टैक्स सेविंग हुई होगी, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ता है 800 से। उसके बाद हमें ये बोला है कि एंटिटी जो है वो रिसीव करती है बोनस 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमारे पास मैनेजमेंट बोनस पे हम कितना रिसीव कर रहे हैं 1% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 80,000, उस पर उसका 1% कितना होगा। यानी कि पहले तो हमें ये देखना है कि अर्निंग कितने से बढ़ रही है, क्योंकि बाकी सारा तो एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। तो आज की डेट में हमारे पास अर्निंग 1,000 से बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास जो मतलब बिफोर एडजस्टिंग द टैक्स इफेक्ट तो 1,000 से ही बढ़ रहा था। तो 1,000 से बोनस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट होगा उतना बोनस देना पड़ेगा हमें, और जो कि एक्सपेंस है। और उसका टैक्स सेविंग कितना हो गया, एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग हो जाएगी 20%। तो आज की डेट में हमारे पास 8 रुपीज़ का और बोनस चला जाएगा। तो ऐसे करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 64,792। करेक्ट। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या दिया है कि एक एंटिटी है और जिसके पास नहीं, ये तो हो गया हमारे, ये निकालना है। ABC लिमिटेड के पास 10 लाख शेयर्स है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और 1 लाख, और उसके बाद 10 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। जो कि देखो हम क्या बोल रहे हैं, 1,000 के बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट होकर कितने में हो रहे 20 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन डिमांड। 1,000 के 110% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशूड एट पार ईच कन्वर्टिंग। 1,000 के बॉन्ड कन्वर्ट होकर कितने हो जाएंगे, एक बॉन्ड कन्वर्ट होगा 20 ऑर्डिनरी शेयर्स में। तो ऐसे करके हमारे पास 1,000 इंटू 20 तो 20,000 तो हमारे पास ये बॉन्ड हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स और उसके बाद अर्निंग्स वगैरह दे रखी है। तो हमें इंक्रीमेंटल, हमें बेसिक EPS निकालना है, अर्निंग पर इंक्रीमेंटल, कन्वर्टेबल और डाइल्यूटेड निकालना है। तो इंक्रीमेंटल कैसे निकालेंगे, 1,000 इंटू 1 लाख मल्टीप्लाई 10%, 10% हो जाएगा हमारा 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। उसके बाद उस पर आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 21% डिडक्ट होके तो 7,900 डिवाइड बाई 20,000 इंक्रीमेंटल आ जाएगा। बेसिक कैसे आएगा, बेसिक तो बस जो दिया है 5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख तो 2 रुपये आ जाएगा बेसिक। तो डाइल्यूटेड कितना आएगा, 5 लाख प्लस 7,900 डिवाइड बाई 10 लाख 20,000। देखिए इन्होंने बेसिक नहीं निकाल रखा है, अर्निंग इंक्रीमेंटल निकाल रखा है 0.395 और डाइल्यूटेड निकाल रखा है 0.498 और 0.395। ऐसे करके हमें निकल गया।